हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छा कर रहे होगे। फ्रेंड्स, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में हम लोगों ने एनसीईआरटी शुरू कर रखा था। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इत्यादि इत्यादि की एनसीईआरटी। तो ज्योग्राफी में हम क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी जो पढ़ा रहे थे वो तो चल ही रहा है उसमें। इसके बाद हमने एम लक्ष्मीकांत के लिए आर्टिकल शुरू किया था, जो कि 1 to 4 तक आर्टिकल कवर हो चुका है। आप लोग वीडियो में लिंक होगा, देख सकते हैं। वहाँ अनुच्छेद में कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी के लिए आपको हर हाल में एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लास 6 की तो एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की आती नहीं। क्लास 9, 10, 11 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी, जिसमें आपको एम लक्ष्मीकांत और संविधान पूरा स्तर तक समझने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही आवश्यक होगा। तो हम लोग एनसीईआरटी में क्लास पहले 9th की शुरू करते हैं, क्योंकि 9th की एनसीईआरटी में लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है, चुनावी राजनीति किसे कहते हैं, संस्थाएं काम कैसे करती हैं, हमारी लोकतंत्र का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ये सब विशेषताएं हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो तभी एम लक्ष्मीकांत या अन्य किसी भी किताब आपको पूरी तरीके से समझ में आ सकता है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारे हाथ में है क्लास 9th की लोकतंत्र की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की, जिसमें पहला चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, दूसरा है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, तीसरा है संविधान निर्माण, चौथा है चुनावी राजनीति, पांचवा है संस्थाओं का कामकाज और छठा है लोकतांत्रिक अधिकार। तो बगैर इसके समझे यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी परीक्षा में आप तब तक इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या आईआर या इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर विदेश नीति बगैर इसके समझे या फिर मॉडर्न हिस्ट्री इसके समझे नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन अवश्य दबा लें, ताकि हम लोग नए नए टॉपिक से दिन ब दिन रूबरू होते रहें और नए नए टॉपिक्स हम लोग लेकर के पहुंचते रहें, आप तक सूचनाएं पहुंचती रहें। जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिखा है क्लास 9th एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान और चैप्टर्स फर्स्ट है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, हालांकि इस किताब में पहले लोकतंत्र को समझने के लिए एक दो टॉपिक की और ज़रूरत पड़ती है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये आप समझ लीजिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो एकाएक उस टॉपिक पे न पहुँचें, वो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको लोकतंत्र समझना है तो लोकतंत्र के पहले क्या है वो आप समझें, इसके बाद लोकतंत्र खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये हर सब्जेक्ट का फंडा होता है, डायरेक्ट किसी टॉपिक पे नहीं पहुंचा जाता। उसके पहले एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, वही पृष्ठभूमि ही उस अगले टॉपिक का बेस होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, हमने लिखा है समकालीन समकालीन विश्व में लोकतंत्र। अब यहाँ पर बहुत बहुत ही व्यापक ये 4 वर्ड हैं, ये पूरा आपका पीएचडी स्तर तक है। इसको इतना समझना आसान नहीं है। समकालीन का मतलब क्या होता है, विश्व का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, हम एक लाइन में इसको समझा दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे इसका नॉलेज भी गेन होता जाएगा। समकालीन का मतलब ये होता है कि एक स्तर, एक ऐसा स्तर, एक ऐसा काल, एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम जहाँ पर पूरा विश्व एक दौर से गुजर रहा हो। एक एक रिसेंटली एक ऐसी व्यवस्था हर युग में समकालीन होता है। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा काल, एक ऐसा समय जहाँ पर बहुत सारे या बहुसंख्यक मात्रा में एक समान आधार पर विशेषताएं हो रही हो, एक समान आधार पर उपलब्धियां हो रही हो या कुछ चेंज हो रहा हो, तो उसे कहते हैं समकालीन। जैसे विश्व में कुछ हुआ उसी समय भारत में कुछ हुआ, उसी समय अन्य देशों में कुछ हुआ, जो वर्तमान है आज से 100 साल या 50 साल या 200 साल पहले, तो वो हो जाता है समकालीन। वर्ड का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। लोकतंत्र क्या है ये इस किताब में, राजनीति विज्ञान की किताब में चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। जैसा कि अभी हमने बताया कि लोकतंत्र को समझने के पहले हमको कुछ टॉपिक को समझने की हेल्प चाहिए, कुछ समझ, तभी हम उसको समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है सरकार। सरकार कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी सरकार होती है, सरकार का चुनाव क्यों किया जाता है, सरकारें सरकारें क्या करती हैं,
हमारी उपादेयता सरकार के लिए क्यों है। बहुत सारे सरकार पे पॉलिटिकल साइंस पूरा सब्जेक्ट ही है, तो लेकिन हम सरकार को उतना ही समझेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी सब्जेक्ट होता है उसका कोई मतलब, उसका सब्जेक्ट पे बेस्ड मैटर होता है। यहाँ पर हमने लिखा है तानाशाही सरकार, दूसरा लिखा है लोकतांत्रिक सरकार। एक होता है मार्शल सरकार, मार्शल लॉ, सैनिक लॉ, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दोनों का मतलब आइए बहुत व्यापक अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसके बगैर समझे आप लोग पहला चैप्टर नहीं समझ सकते हैं। लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई, लोकतंत्र कहाँ से आया, लोकतंत्र आवश्यक क्यों है। जब तक आप तानाशाही सरकार को नहीं समझेंगे तब तक लोकतांत्रिक सरकार समझ में नहीं आएगी। तानाशाही सरकार क्या होती है, इसकी कुछ विशेषताएं हमने लिखा है, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि तानाशाही सरकार में जनता को सरकार की आलोचना की इजाज़त नहीं होती है। पहला नियम। अगर तानाशाही गवर्नमेंट से, ठीक है, अगर एकात्मक सरकार है, यहाँ पर हम जो शब्द बोलेंगे उसको आप लोग कृपया करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर वर्ड एक अपने आप में डिफिनीशन लिया हुआ है। एकात्मक सरकार की परिभाषा अलग है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। पहले हम समझते हैं तानाशाही सरकार। तानाशाही सरकार में जनता को सरकार की आलोचना की इजाज़त नहीं होती है। अर्थात जनता सरकार पर न तो अंगुली उठा सकती है, न तो सरकार के कार्यों के खिलाफ जा सकती है, न ही सरकार के कार्यों का विरोध कर सकती है, और न ही सरकार के विरुद्ध कोई संघ निर्माण कर सकती है, कोई संघ बना सकती है, न ही सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर सकती है। यानी कि जनता को कोई भी अधिकार नहीं होता। सरकार जैसा चाहे वो जनता को वैसा घुमा सकती है, जनता वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक, पहली चीज़। फौज की तानाशाही, ये तानाशाही सरकार की ही विशेषता हम लोग पढ़ रहे हैं। फौज की तानाशाही का मतलब क्या होता है? वहाँ पर मिलिट्री रूल्स रहता है, सैनिक नियम्स रहते हैं, सैनिक रूल्स रहते हैं। जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियाँ होती हैं वो सब एक व्यक्ति के अंदर समाहित रहता है। कोई एक ही उसको गवर्नेंस करता है, शासन चलाता है, कोई एक ही उसको पर्टिकुलर देखता है। वहाँ पर अन्य कोई भी उपलब्ध नहीं होता। अन्य कोई का मतलब अन्य कोई सरकार, पार्टी, संस्थान उपलब्ध नहीं होते। तीसरा, शासक का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं होता है। तानाशाही सरकारें जो होती हैं उसमें जनता सरकार को नहीं चुनती है, बल्कि दल बल, मैक्सिमम बल और हिंसा के साथ तानाशाही सरकारों की स्थापना होती है, जहां पर जनता कुछ भी नहीं कर सकती, वहां पर चुनाव नहीं होता। दूसरा, चौथा, सभी उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व होता है। तानाशाही जो गवर्नमेंट होती है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जितने भी उस देश में उद्योग होते हैं उन सब पर सरकारों का स्वामित्व रहता है, या सरकारों के करिंदों का स्वामित्व रहता है। सरकार के करिंदे का मतलब कि उनके रिलेशन, उनके संबंधी, उनके सगे संबंधी, फौज में जितने लोग रहते हैं, सेना का, ये सब आप अभी मैं रिले उसकी बात करूं करंट की, आप पाकिस्तान देश को जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। वहाँ पर आए दिन आप लोग टीवी चैनलों में, न्यूज़ में देखते होंगे कि वहाँ की सरकार तो लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, लेकिन जो वहाँ की सेना है, सेना का देश के संपत्ति में बहुत बड़ा हाथ है। मैक्सिमम जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उसके मालिक सेना के हैं। तो इस हिसाब से जो तानाशाही सरकारें होती हैं वहाँ पर जितने भी उद्योग, बैंक वगैरह, संस्थान वगैरह होते हैं, सब पर तानाशाही सरकार के सदस्यों का हाथ होता है। जनता का या निजी क्षेत्र का कोई भी योगदान उसमें नहीं होता है। दूसरा है, पांचवा है लापता होते लोग। तानाशाही सरकारों में अगर कोई भी जनता तानाशाही सरकारों के विरुद्ध आवाज़ उठाती है या तानाशाही सरकार के विरुद्ध जाती है, तो या तो उसकी हत्या कर दी जाती है, या तो उसको मार दिया जाता है, या तो उसको लापता कर दिया जाता है। लापता का मतलब कि आजीवन एक ऐसे जेल में जहां वो जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके आंखों के सामने अंधेरा ही रहता है और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। छठा है घरेलू मामले में विदेशी दखल। तानाशाही सरकारें कुछ देशों में किसी के समर्थन से बनती हैं, कुछ देशों का उनको समर्थन प्राप्त होता है। होता क्या है, वैश्विक स्तर पर कि बहुत सारा गुट होता है। आप लोग पढ़े होंगे दो ध्रुवीय गुट, एक ध्रुवीय गुट, तृतीय विश्व, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है, एक साम्यवादी शासनकाल था, एक पूंजीवादी शासनकाल था,
एक अमेरिका और उसके समर्थित देश थे, दूसरा थे रसिया और उसके समर्थित देश। रसिया में साम्यवादी शासन था, तो इस वजह से दो ध्रुवीय होता है। तो जो तानाशाही शासन होता है या तो वो अकेले होता है या तो कुछ, जैसे इस वक्त जो मैं करंट सिचुएशन आपको बताऊं, जो करंट न्यूज आपको बताऊं, उसके हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे करंट में आप ले सकते हैं उत्तर कोरिया का शासन। उत्तर कोरिया में क्या है, उत्तर कोरिया का शासन साम्यवादी शासन, चाइना का शासन साम्यवादी शासन, रसिया का शासन साम्यवादी शासन। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर शासन व्यवस्था कुछ न कुछ मिलती जुलती है। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर एकात्मक शासन है। जो मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पर सर्वे सर्वा कोई एक व्यक्ति होता है, अन्य किसी पार्टी का यहाँ पर कोई भी योगदान नहीं होता। जनता विद्रोह करती है तो उसकी या तो हत्या करा दी जाती है या तो बहुत व्यापक स्तर पर नरसंहार करा दिया जाता है। यहाँ पर चुनाव नहीं होता, एक ही होता है। ये सिद्धांत बता रहा हूँ मैं, बाकी व्यवहार में कुछ हल्का फुल्का अलग होता है। सतवां, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कोई चुनाव नहीं होता। तानाशाही गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं होता। एक बार सत्ता स्थापित हो गई, इसके बाद वही सत्ता चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक महाभयंकर स्तर पर या महाव्यापक स्तर पर कोई जन विद्रोह नहीं होता या शासन को परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, तब तक। आठवां है सैनिक शासन। सैनिक शासन का मतलब कि एक निम्न स्तर से लेकर के हायर स्तर तक, अर्थात ग्राम स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर तक हर जगह आपको सैनिक ही सैनिक दिखाई देंगे, बाकी किसी का शासन वहां पर नहीं होगा। नौवां है व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार। क्योंकि सैनिक शासन है, कोई भी अगेंस्ट नहीं जा सकता, न तो जनता, न तो न्यायपालिका, न तो कुछ भी। इसलिए सेना अपनी मनमानी करती है और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये थी तानाशाही सरकार की व्यवस्था। हालांकि तानाशाही सरकार की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, किंतु जितना एनसीईआरटी में है, हमने कुछ एनसीईआरटी से ज़्यादा भी लिखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इससे भी ज़्यादा आपको जहाँ भी मैटर मिले आप लोग नोट कर सकते हैं। ये विशेषताएं होती हैं तानाशाही गवर्नमेंट की। अब हम सेकंड पे आते हैं। एक और नाम है तानाशाही सरकार का, सैनिक शासन या मार्शल लॉ। अब सेकंड पे आते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र क्या होता है ये हम अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, यहाँ पर हमने लिखा है तानाशाही सरकार में सरकार को आलोचना की इजाजत नहीं होती, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में सरकार की आलोचना जी भर के होती है। जितना आपका मन कहे, जितना गाली नहीं दे सकते हो आप, लिख लिख करके और पेपर में, न्यूज में, हर जगह उनकी नीतियों को, सरकार की नीतियों में कमियां निकाल सकते हो, उनकी कमियों को बता सकते हो। हालांकि व्यवहार में ऐसा पॉसिबल मैक्सिमम नहीं होता है। आप भारत में देख सकते हो पेपर में सरकार की नीतियों की आलोचनाएं जबरदस्त तरीके से होती हैं। ये जनता को विशेष अधिकार होता है, प्रेस को विशेष पावर होता है। मैंने यहाँ पर तानाशाही सरकार में प्रेस नहीं लिखा है। तानाशाही सरकार में प्रेस, तानाशाही प्रेस या तो होती ही नहीं है या तो तानाशाही सरकार के ही अनुकूल होती है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में प्रेस भी होता है, जनता को विशेष अधिकार होता है कि वह सरकार की नीतियों के खिलाफ जाए, नीतियों के खिलाफ उसकी कमियों को बताए, ये सब उसकी आलोचना का अधिकार होता है। लोकतंत्र में एक से अधिक पार्टियां मौजूद होती हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख करके बताइएगा कि भारत में इस समय कितनी पार्टियां हैं। लोकतंत्र में मैं उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ, भारत में जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, समतावादी पार्टी है, मौलिक अधिकार पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, राजग है इत्यादि, आम आदमी पार्टी है। बहुत सारी पार्टियां, लगभग 100 से ऊपर पार्टियां हैं। तो ये लोकतंत्र की बहुलता होती है। अगले चैप्टर में इसे लोकतंत्र की सुंदरता कहते हैं। जितनी अधिक पार्टियां उतनी अधिक, हालांकि प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर सॉल्विंग भी होती है, जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर यही है, लोकतंत्र की सुंदरता, लोकतंत्र की बहुलता। तो एक से अधिक पार्टियां होती हैं। इसका फायदा क्या है, अगर किसी भी सरकार के द्वारा कोई गलत नियम अपनाया जाता है, या सरकार जनता के खिलाफ जाती है, या सरकार जनता के द्वारा गलत कार्य करती है, तो विभिन्न प्रकार की पार्टियां जो होती हैं वे सरकार की ताबड़तोड़ बुराइयां करती हैं, सड़क घेराव करती हैं, संसद में हंगामा करती हैं, संसद को चलने नहीं देती हैं, संसद से निकल जाती हैं, सत्ता वसान कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। इतना कुछ करती हैं कि सरकार
झुक जाती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर विधेयक पारित हो रहा है, कुछ भी पारित हो रहा है, तो वो नहीं पारित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको भारत में बताऊं, भारत में लोकसभा, राज्यसभा है। लोकसभा में अगर वर्तमान सरकार कोई ऐसा कानून लाती है तो राज्यसभा द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध होता है। जैसे कृषि कानून 2014 में आया था, जब भूमि अधिग्रहण कानून थी, पूरे देश में विरोध हुआ, उसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ और फलस्वरूप मोदी गवर्नमेंट ने उस कानून को वापस ले लिया। तो ये लोकतंत्र की सुंदरता होती है, इसे लोकतंत्र की बहुलता कहते हैं कि सरकारें अनियंत्रित नहीं हो पाती। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक से अधिक पार्टियां हैं तो सरकार पर दबाव बना रहता है, सरकार बहुत व्यापक स्तर पर जनता के खिलाफ नहीं जा सकती है। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तीसरा है, शासक सरकार का चुनाव लोगों के द्वारा होता है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होती है कि जनता सरकार को चुनती है, जनता ही सर्वे सर्वा होती है, जनता जिसको चाहे उसको सरकार पर बैठा दे, जिसको चाहे उतार दे। चौथा क्या होता है, लोगों को बुनियादी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त होती है। लोगों को बुनियादी राजनीतिक आज़ादी से क्या मतलब है, लोगों को अपना मताधिकार प्राप्त होता है। भारत में 18 वर्ष से ऊपर तक की आयु को लोगों को राजनीतिक मताधिकार प्राप्त है, लोग वोट दे सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल अधिकार है, बहुत बहुत पावरफुल अधिकार है। आप जिसको चाहे कुर्सी पर बैठा दें, जिसको चाहे कुर्सी से उतार दें। छठा क्या है, पांचवा क्या है, घरेलू मामलों पर कोई विदेशी दखल नहीं। भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभु का मतलब होता है कि कोई भी देश जो संप्रभु होता है वो अपनी आंतरिक और विदेशी नीति स्वयं से तय करता है, कोई भी दूसरा देश उसको तय नहीं करता है। तो भारत के घरेलू मामले पर कोई भी विदेशी राष्ट्र टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। इसके लिए भारत को संविधान ने विशेष पावर दे रखा है, कोई भी देश को यह अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक देश में उद्योग कैसा होता है, लोकतांत्रिक देश में उद्योग तीन तरीके के होते हैं। या तो अगर राष्ट्र की स्थापना शुरू शुरू में हुई है, जैसे भारत 1950 में था, उस समय भारत के पास इतनी मात्रा में पूंजी नहीं थी। भारत के महान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही एक तरीके से अच्छा कदम, उनको कह सकते हैं कि एक परिस्थिति जैसी होती है, व्यक्ति को वैसा ही करना पड़ता है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तरह तरह के जो उद्योग लाए गए वो बहुत ही अच्छे थे। क्यों? क्योंकि भारत के पास पूंजी नहीं थी। एक तरफ भारत में आंतरिक संघर्ष व्याप्त था, भारत से सारी खनिज संपदा बाहर जा चुकी थी। तो उस समय जो भी निर्णय लिया गया बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया। सारे उद्योग सरकार के स्वामित्व में थे। जैसे जैसे भारत के पास पूंजी आई वैसे वैसे सरकार का स्थापना हटा, धीरे धीरे उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। आज वर्तमान में इस समय भारत के पास मुद्रा बढ़ी है, तो आप देखेंगे कि हर कोई बंदा, हर कोई व्यक्ति बिजनेस स्वयं से कर सकता है। जिसके पास पूंजी है वो अपनी कंपनी लगा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये उद्योग होता है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में तीन तरीके के उद्योग होते हैं। या तो सरकार अपना उद्योग स्थापित करे, उसमें सरकार की 100% कैपिटल होती है, मतलब 100% पूंजी लगी होती है। या तो निजी क्षेत्र लगाएं, जैसे अंबानी, रिलायंस, टाटा, ये सब इनकी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये सब अपना पूंजी लगाती हैं। या तो सरकार और निजी क्षेत्र लगाए, या तो मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस इंडस्ट्री का कोई साझा उद्योग चल रहा हो, या तो वर्तमान में जो सरकार है टाटा इंडस्ट्री से कोई टाटा एयरलाइंस में, उसमें रतन टाटा जी का भी हाथ हो और मोदी गवर्नमेंट का भी हाथ हो, दोनों की कैपिटल लगी हो। तो ये तीन तरीके के उद्योग हो सकते हैं। मतलब हर व्यक्ति कुछ न कुछ बिजनेस करने के लिए, बिजनेस डालने के लिए स्वतंत्र है, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये था तानाशाही सरकार और लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसके आधार पर जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, पहला चैप्टर्स क्या है, चिली में लोकतंत्र के दो किस्से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा समकालीन विश्व में लोकतंत्र कहाँ से आया। अब नेक्स्ट है लोकतंत्र के दो किस्से। मैंने कहा था कि लोकतंत्र को समझने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कैसे आया, इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे इसकी संरचना हुई, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के दो किस्से। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सके होंगे, मैं एक महान राष्ट्रपति का भाषण पढ़ने चल रहा हूँ, जिन्होंने 1973 ईस्वी में एक भाषण दिया था। वो भाषण है, मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे।
हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिले वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। ये आपको पता है किसका भाषण है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, अभी हम उसको देखेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है चिली। चिली देश के महान राष्ट्रपति थे, उनका भाषण था। उस राष्ट्रपति का नाम या उनका नाम सल्वाडोर आयेंदे था। सल्वाडोर आयेंदे ने जब उनको बम से उड़ा दिया गया, बम से उड़ाने का मतलब कि जब नौसेना के द्वारा उनके देश पर कब्जा किया गया तो राष्ट्रपति भवन में वो बैठे थे और उनके ऊपर बम बरसा करके उनको खत्म कर दिया गया और सैनिक शासन वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। ये जो सल्वाडोर आयेंदे जी थे, ये चिली के राष्ट्रपति थे। 11 सितंबर ये 1970 में ये चिली के राष्ट्रपति बने थे। तो चिले की सोशलिस्ट पार्टी के ये संस्थापक थे। पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे और इनके अंदर सबसे खास बात क्या थी कि ये जब राष्ट्रपति बने तो कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ किया इन्होंने। मतलब एक तरीके से आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, जैसा कि आज भारत में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं दिन ब दिन हर दिन आती रहती हैं। तो 1970 में राष्ट्रपति बनने के बाद ये जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे शिक्षा प्रणाली में इन्होंने सुधार किया, मुफ्त में बच्चों को दूध बांटा, भोजन बांटा, भूमिहीन जो किसान थे उनको जमीन बांटा, लोगों को नौकरियां दी, इत्यादि इत्यादि, ये आदि कार्यों को प्रारंभ किए। इनका जो कार्य था वो राजनैतिक गठबंधन के खिलाफ था। राजनैतिक गठबंधन क्या था इनका? जो राजनीतिक गठबंधन, विदेशी कंपनी जो बाहर थी, पूंजीपति का दौर था, पूंजी वर्ग का दौर था, जो विदेशी कंपनियां थीं इनके देश से खनन मात्रा करके तांबा, सोना, चांदी, जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं उसको अपने देश में लेके जा रही थी। तो इनकी जो सोशलिस्ट पार्टी थी, पॉपुलर यूनिटी नामक इनका जो राजनीतिक गठबंधन था, ये उसका विरोध कर रहे थे। इनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों के खिलाफ था और इनका जो ये कार्य करने का तरीका था, भूमिहीन किसानों को जमीन देना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, जनता की सेवा करना, ये अमेरिका को पसंद नहीं आया। अब आप यहाँ पर समझिएगा अमेरिका को क्यों नहीं पसंद आया। क्योंकि अमेरिका उस समय पूंजीपति वर्ग था, पूंजीवादी देश था। अब अमेरिका और जो उसके साथी देश थे उसको ये लोग पसंद नहीं किए इनके ओएनडे जी के कार्य को। अब इनको हटाया कैसे जाए? सरकार को हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इनको हटाने के लिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पूरा पर 1973 का सैनिक तख्ता पलट, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है तख्ता पलट। 1973 का सैनिक तख्ता पलट हुआ क्या कि 11 सितंबर 1973 को ओएनडे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। नौसेना का कोई समूह था जिसको अमेरिकी सत्ता द्वारा समर्थन प्राप्त था और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व कर रहे थे जनरल आगस्तो पिनेसो। ये जो मार्शल लॉ लागू किए थे चिले में, उस सैनिक का गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे जनरल आगस्तो पिनेसो। इनको अमेरिका की मदद प्राप्त थी। इन्होंने देश में सैनिक शासन लागू किया, लोगों को प्रताड़ित किया, हत्याएं करवाई, मार्शल लॉ लागू किया, धन लूटा, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया, वगैरह वगैरह, क्योंकि तानाशाही गवर्नमेंट था ही। तो 11 सितंबर 1973 को नौसेना द्वारा बंदरगाह पर कब्जा हो जाता है। इसके बाद 15 साल तक वो आगस्तो पिनोसो का शासन चला। 15 साल इन्होंने चिले पर शासन किया। फिर 1988 का दौर आया। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पूर्वक आप लोग समझिएगा, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, आपको फैक्ट में हर जगह काम देंगे। 1988 में जनमत संग्रह हुआ। अभी यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको आपको समझना पड़ेगा। 1988 में जब जनमत संग्रह हुआ तो आगस्तो पिनोसो को यह पूरी तरीके से उम्मीद था कि जनता जो है हमारे फेवर में वोट करेगी, हमको जनमत मिलाएगी, हमको ही सरकार बनाएगी। लेकिन जो आइंदे का भाषण अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसको पूरी तरीके से चिले की जनता को याद था।
चिले की जनता ने क्या काम किया कि जनमत संग्रह तो हुआ, लेकिन पिनेसो को उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया। उन्होंने उसी आयंदे जी के भाषण को याद करते हुए एक लोकतांत्रिक व्यक्ति को अपना समर्थन दिया, जिसने चिली में 1988 में लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः बहाल किया। तो इस तरीके से 1988 में मिशेल बैसले कौन थी? मिशेल बैसले जो थी, यह चिले के जनरल थे जो आयंदे के शासनकाल में थे, उनकी बेटी थी। पेशे से डॉक्टर थी। इन्होंने अपने पिता को इनके जब इनका पिनोसो का शासनकाल था तो इनके पिता इनको जेल में डाल दिए थे, बहुत प्रताड़ित किए थे। इनकी माँ, ये छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही प्रताड़ित की गई थी, जेल में इनको बंद कर दिया गया था। फिर ये बढ़ी तो फिर मजदूर वर्ग के साथ जुड़ी, नेतृत्व की। आगे चलते चलते इन्होंने एक राजनीतिक गठबंधन तैयार किया, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी। फिर इन्होंने 1988 में जनमत संग्रह जो हुआ था उसमें पूरी तरीके से खड़ी हुई, जनता का साथ इनको मिला। ये 1988 में लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति चुनी गई। फिर 1988 में आगस्तो पिनेसो का शासनकाल, उनकी सत्ता पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। उनके पूरे कार्यों की व्यापक स्तर पर जांच हुई, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार पकड़ा गया। फिर उनको तरह तरह से सजाएं दी गई, इत्यादि जो कुछ कानून के द्वारा होता है वो सब उनके साथ किया गया। फिर मिशेल बैसले 2006 से चिले की राष्ट्रपति थी। 2006 से लेकर के 2010 तक हुई, फिर 2014 से लेकर के 2018 तक हुई। इस तरीके से मिशेल बैसले बहुत ही लोकतांत्रिक और क्या कहते हैं, व्यापक इनको समर्थन मिलता था जनता का, और जनता के कार्यों में हर समय ये संलग्न रहती थी। इसीलिए ये इनको 2-3 बार इनको राष्ट्रपति चुना जाता था। और इनका जो, अब थोड़ा सा हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आते हैं, यही है वर्ल्ड एंड कंपेरिजन पॉलिटिक्स, जो आपके सेकंड पेपर में लागू है। कंपेरिजन पॉलिटिक्स क्या है तो अभी हम बता रहे हैं। गैब्रियल बोरिक, ये 11 मार्च 2022 से चिली के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, इसको आप लोग याद रखिएगा, गैब्रियल बोरिक। करंट भी देखते चलिए। चिली राष्ट्रपति क्या होता है, चिली राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, चिली राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है, कैसे होता है, इसकी तुलना भारत के राष्ट्रपति के साथ, यही वर्ल्ड पॉलिटिक्स होता है। यही आपको समझना है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ओह, हमने ही बता दिया, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उसका चुनाव कैसे होता है ये आप लोग लिख करके बताइए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एक उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम नेक्स्ट डे पे बताएंगे। तो चिली में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। भारत में 5 साल का, चिली में 4 साल का। भारत में अलग अलग चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का अलग चुनाव, राष्ट्रपति का अलग चुनाव। चिली में क्या होता है, संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव एक साथ होते हैं। वहाँ चिली गणराज्य है एक, वहाँ राष्ट्रपति चुनाव और संसदीय चुनाव दोनों एक साथ कराए जाते हैं। ये हमने आपको एक ब्रीफ में बताया कि वहाँ पर शासनकाल कैसा है, कैसा नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में चिली की राजधानी लिख करके बताइएगा। अब हम जिस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, जो आपको समझना है उसको समझते हैं। जैसे गठबंधन आया था कि लोकतंत्र में गठबंधन सरकारें होती हैं, गठबंधन बना सकती हैं। गठबंधन क्या होता है, गठबंधन लोगों का, लोग मतलब जनमत, संगठनों का, संगठन मतलब बहुत सारे छोटे छोटे संगठन, पार्टियों का, राष्ट्रों का एकजुट होना होता है। गठबंधन क्या है, यह लोगों का, संगठनों का, पार्टियों का, राष्ट्रों का एकजुट होना होता है। यह अस्थायी होता है, अस्थायी भी होता है। अस्थायी का मतलब कुछ साल तक, अस्थायी भी होता है जब तक इससे सुविधा मिलती है, या इसको सुविधाजनक क्राइटेरिया होता है। यह सुविधाजनक, जब तक इसको लगता है कि यह सुविधा, इसके तहत प्रशासन चल सकता है, तब तक यह सुविधाजनक बने रहता है। इसके बाद इसको नष्ट कर दिया जाता है, इसका कोई वो नहीं होता, वजूद नहीं होता। हाँ, कुछ लंबे गठबंधन होते हैं, कुछ संस्थानों के गठबंधन होते हैं जो आपस में किए रहते हैं। ये होता है गठबंधन की परिभाषा। दूसरी परिभाषा है तख्ता पलट। क्या होता है, आए दिन पेपर में आप लोग तख्ता पलट पढ़ते होंगे। तख्ता पलट क्या होता है, किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंक देना।
यह कैसे हो सकता है? हिंसा के द्वारा भी हो सकता है, अहिंसा के द्वारा। अहिंसा के द्वारा क्या होता है? जन्म संग्रह, जनता अगर सैनिक शासन चूज करना चाहती है तो जन्म संग्रह कराया जाता है, इसके बाद उसको वोट दिया जाता है, सैनिक सत्ता लागू हो जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। सैनिक सत्ता ही अपने हथियारों के दम पर AK-47, AK-56 जहाँ 2-4 बम गिराए गए वहाँ तुरंत सैनिक सत्ता स्थापित हो गई। इसको तख्तापलट कहते हैं। जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसको हथियार के द्वारा, हिंसा के द्वारा, अहिंसा के द्वारा उखाड़ फेंक देना, उसके स्थान पर किसी दूसरे को बैठा देना। दूसरे को बैठाने का मतलब ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति को बैठा देना। दूसरे को बैठाने का मतलब यहाँ से आशय ये है कि दूसरे तरीके की शासन पद्धति को बैठा देना, दूसरे तरीके की शासन पद्धति को लागू कर देना। लोकतंत्र है तो तानाशाह लागू कर देना, तानाशाह है तो लोकतंत्र लागू कर देना। ये होता है तख्तापलट। अब आते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है फ्रेंड्स? सभी मतदाताओं के सामने एक प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। देश में जितने भी लोग हैं, अगर हर देश में मतदाता की परिभाषा अलग अलग होती है, किसी के यहाँ 18 साल, किसी के यहाँ 20 साल, किसी के यहाँ 22 साल, हर देश का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। तो जितने भी मतदाता होते हैं उनके सामने एक प्रस्ताव को रख दिया जाता है कि आप इस प्रस्ताव पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। आप अगर सहमत हैं तो हाँ लिखिए, नहीं सहमत हैं तो नहीं लिखिए। देश में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हाँ लिखिए, नहीं रहना चाहते हैं तो नहीं लिखिए। जैसे कश्मीर विले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो जन्म संग्रह कराया गया था उसमें कश्मीर को लेकर के विवाद था। हालांकि कश्मीर का विवाद बहुत दिन तक विवादित रहा, फंसा रहा। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको पूरी तरीके से इस विवाद को समाप्त किया गया। एक बहुत ही ऐतिहासिक काबिले तारीफ क्षण। तो जनमत संग्रह का मतलब होता है सभी मतदाताओं के सामने एक प्रस्ताव का रखा जाना तथा इस पर हाँ या ना में जवाब लेना या लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव। इसको प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। आपने हमसे कुछ पूछा, हमने हाँ या ना में लिख करके दे दिया। अगर नहीं है तो आप हट जाइए, हाँ है तो आप आ जाइए। इसको सीधा चुनाव कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट चुनाव। इसमें जनमत संग्रह किस किस टॉपिक पर हो सकता है? कोई नया संविधान बन रहा है उस पर आप जब जन्म संग्रह करवा लीजिए। वर्तमान में जैसे नेपाल में आए दिन संविधान बनता रहता है, 2 दिन बाद उसका संविधान फाड़ा जाता है, 2 दिन बाद संविधान को बदल दिया जाता है। तो ये नेपाल की कहानी है। तो नया संविधान जब लागू होता है, कोई कानून नया बनता है सरकार के किसी एक नीति पर, जैसे कश्मीर विलय पर कराया गया। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से, या कोई ज़रूरी नहीं है कि यही 3 ही हों, अन्य टॉपिक पर भी हो सकता है। जैसे किसी आर्थिक टॉपिक पर हो गया, किसी राजनीतिक पर, किसी प्रशासनिक पर, कोई भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस पर जन्म संग्रह कराया जा सकता है। चौथा है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ जैसे सेना का शासनकाल होता है, इसमें सेना ही सर्वे सर्वा होती है, सेना ही सब कुछ करती है। इसमें होता क्या है? सेना जो है प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लेता है। मार्शल लॉ में क्या होता है? उस देश का जो प्रशासनिक सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए भारत में इस समय लोकतंत्र लागू है। हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भारत से लोकतंत्र हट करके तुरंत का तुरंत मार्शल लॉ या सैनिक शासन लागू हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जितना भारत का प्रशासनिक सिस्टम है, जितने भी IAS वगैरह सब कुछ अधिकारी हैं, इन सबको तुरंत हटा करके वहाँ पर एक सैनिक शासन लागू कर दिया जाएगा। थाना पूरा पुलिस फोर्स सैनिक कंट्रोल में आ जाएगा। हर जगह आपको सेना नजर आएगी और सेना ही आपके घरों में भी नजर आएगी। आप सड़क पर चलेंगे कैसे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कब आपका दिनचर्या शुरू होगा, ये सब आपके जीवन का हर क्षेत्र सेना तय करेगी। आप पूरी तरीके से कैद में आ गए। तो इसको कहते हैं मार्शल लॉ। मतलब सेना के द्वारा प्रशासनिक सिस्टम को अपना लिया गया। जुडिशरी सिस्टम, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब कुछ हर जगह पर जज वगैरह कुछ नहीं होंगे। सब जगह पर एक ही तरह का शासन होगा। वहाँ पर सेना का कोई अध्यक्ष बैठा होगा या आर्मी लीडर बैठा होगा या कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल हर जगह पर मौजूद होगा। हर जिला एक कर्नल के अधीन होगा और कर्नल ही उस जिले का सर्वे सर्वा होगा। जनता सारे नियम, संविधान सब कुछ भंग। हर जगह पर मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। हर जगह पर मार्शल नियम, मार्शल के द्वारा बनाया गया संविधान, सेना के द्वारा बनाया गया कानून वही लागू होगा और वही आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर जेल वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर आप सेना के कानून के खिलाफ गए तो सीधा आपका
सामना AK-56 या AK-47 से होना तय होता है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। इसीलिए इसको मार्शल लॉ कहा जाता है। इसीलिए मार्शल लॉ को सैनिक शासन या सैनिक कानून कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, प्रशासनिक और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में कर लेने के बाद सेना अपने कायदे और कानून को लागू कर देता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना, पूरा बहुत व्यापक स्तर पर देखा कि लोकतंत्र कैसे लागू हुआ। वो क्या कहते हैं, चिली में लोकतंत्र के लागू पीछे होने का कारण क्या था, कौन, तानाशाही क्या है, गठबंधन क्या है, तख्तापलट क्या है, जन्म संग्रह क्या होता है, चिली में लोकतंत्र कैसे आया, ये सब आपने देखा। नेक्स्ट लेक्चर पर हम आपको दिखाएंगे कि पोलैंड में कैसे लोकतंत्र आया, पोलैंड की कहानी क्या है। जैसा कि इसमें देख रहे होंगे लिखा है पोलैंड में लोकतंत्र, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। तो पोलैंड में कैसे लोकतंत्र आया हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग अगर चैनल पर नए हो, देख रहे हो, तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता रहे। हम जो भी वीडियो लेकर के आएँ, आपके द्वारा किया गया कोई भी एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। हम लोग नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर पोलैंड में लोकतंत्र के साथ। और इसी के साथ अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो रही होगी, जहाँ पर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा, आप लोग खुल करके कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ए लॉट ऑफ थैंक्स।